करेंगे क्या, इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसको प्रोग्रामिंग में हम लोग बोलते हैं लूप। हाँ, इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर या लूप। तो अगर कोई पूछा व्हाट इज इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, इटरेटिव इटरेशन से आता है, इटरेशन ये मैथमेटिकल टर्म है। इसका जनरल इंग्लिश होता है रिपीटेशन, जिसको प्रोग्रामिंग में हम लोग बोलते हैं लूप। तो इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर या लूप ऐसा प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कोई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके कोई कोड ब्लॉक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहता है या जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो ये रिपीटेशन रुक जाता है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं लूप। इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप ऐसा प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कोई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके कोई कोड ब्लॉक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है या ट्रू रहता है। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो ये रिपीटेशन रुक जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लूप। वही लूप होता है। ठीक, लूप फिर दो तरह का होता है। दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड, और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल्ड तुम्हारा दो होता है, एक व्हाइल और एक फॉर, और एग्जिट कंट्रोल्ड होता है डू व्हाइल। मतलब सी लैंग्वेज में टोटल 3 लूप होता है, व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल। एंट्री कंट्रोल्ड लूप कैसा होता है ना, एंट्री कंट्रोल्ड लूप ऐसा होता है जिसमें कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होता है। जैसे ऊपर से आया, सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तब कोड ब्लॉक होगा, यहाँ कोड ब्लॉक खत्म, फिर कंडीशन। कंडीशन फॉल्स होगा, सीधा कोड ब्लॉक के नीचे। कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो ये रास्ता अपना देखो। मेन काम यही करेगा। इसका एंट्रांस में कंडीशन अगर चेक होता है तो उसको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। व्हाइल इसी लॉजिक से काम करेगा, फॉर भी इसी लॉजिक से काम करेगा। एंट्री कंट्रोल लूप ऐसा लूप है जिसमें कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तभी कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। यही प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, कोड ब्लॉक की जस्ट नीचे चलाएगा कंट्रोल। इसी लॉजिक से व्हाइल भी काम करेगा और फॉर भी काम करेगा। ठीक, इसको याद रखोगे। अब एग्जिट कंट्रोल क्या होता है ना, ऐसा ऊपर से आया, सबसे पहले कोड ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पर होता है कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो फिर कोड ब्लॉक, कंडीशन फॉल्स हुआ तो नीचे देखो। मेन काम कौन करेगा, यही कोड ब्लॉक का एग्जिट पॉइंट में कंडीशन चेक हो रहा है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप मतलब डू व्हाइल इसी लॉजिक से काम करेगा। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसा प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा नीचे,
मतलब exit control loop is such type of program construction in which after execution of code block condition is tested. If the condition is true, then again execute the code block. This process will continue until the condition is false. If the condition is false, then control move after the condition. कंडीशन के बाद जो भी स्टेटमेंट रहेगा, ठीक। डू व्हाइल इसी फॉर्म में काम करेगा, इसी लॉजिक से। मगर एक चीज देखो रिमार्केबल है, एग्जिट कंट्रोल ऊपर से आया, एक बार कोड ब्लॉक काम कर गया, आया पहला बार में फॉल्स और बाहर हो गया, मगर एक बार तो काम कर गया कोड ब्लॉक। मगर इसमें देखो ऊपर से आया, पहला बार में फॉल्स हुआ, बाहर हो गया, एक बार भी काम नहीं करेगा। मतलब एग्जिट कंट्रोल लूप मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसको नहीं रोका जा सकता है। मगर एंट्री कंट्रोल एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। एक नंबर डिफरेंस। हाँ, एंट्री कंट्रोल लूप मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मगर एग्जिट कंट्रोल लूप मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। एक नंबर डिफरेंस। दूसरा, एंट्री कंट्रोल में देखो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होता है, अब इसमें कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने की बाद कंडीशन चेक होता है, ठीक। ये दो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। फिर देखोगे ये एंट्री कंट्रोल लूप फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन के लिए यूज होता है। फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन, कब तक लूप चलेगा पहले से हमको पता है, ऐसा सिचुएशन में। और एग्जिट कंट्रोल कब तक लूप चलेगा इसके बारे में हमको पहले से कोई आइडिया नहीं है। जब तक मर्जी तब तक हम चलाते रहेंगे, मतलब हर बार घूमेगा और तुमसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, फिर घूम जाएगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, तो फिर घूम जाएगा। हर बार पूछेगा, मतलब एग्जिट कंट्रोल लूप इज द मोस्ट इंटरैक्टिव लूप होता है, सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव, हर बार हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब एक एक करके हम लोग इस सबको देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाइल। तो कोई अगर पूछा जो व्हाट इज व्हाइल, व्हाइल क्या है, व्हाइल क्या है, तो इतना तो जरूर बता दोगे। व्हाइल एक तरह का एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एक तरह का एंट्री कंट्रोल लूप होता है। यहाँ तक तो आराम से बता सकते हो, थोड़ा सा और बताओगे तो ऐसा बताओगे। व्हाइल एक तरह का एंट्री कंट्रोल लूप होता है जिसमें कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तब कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होता है। यही सिलसिला या प्रोसेस चलते रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है या जब तक कंडीशन ट्रू रहता है। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो कोड ब्लॉक की बाद जो भी पहला स्टेटमेंट होता है उसमें कंट्रोल जंप करता है, मूव करता है। कैसे ना, ऐसे। व्हाइल का ई सिंटैक्स होता है, यही पर होता है कंडीशन, कंडीशन। अब यहाँ पर होता है कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक ऊपर से आएगा सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक खत्म होगा तो फिर कंडीशन, ऐसे घूमते रहेगा। कंडीशन फॉल्स तो बाहर, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो बाहर। यह भी वही चीज़ है, कोड ब्लॉक में अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर इंक्लोजिंग लिखना जरूरी नहीं है। अब एक चीज़ मिलाओ, ऊपर से आएगा सबसे पहले कंडीशन, देखो ऊपर से आएगा, हाँ जी, सबसे पहले देखो ऊपर से आएगा कंडीशन चेक होगा, ऊपर से आएगा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड ब्लॉक में जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक में आया। कोड ब्लॉक खत्म होगा तो फिर कंडीशन में, देखो कोड ब्लॉक खत्म होगा फिर कंडीशन में, हाँ ऐसे ही घूमेगा ये, वो भी देखो ऐसे ही घूम रहा है। कंडीशन फॉल्स तो कोड ब्लॉक के नीचे, कंडीशन फॉल्स तो कोड ब्लॉक के नीचे। मतलब क्या, ये तुम्हारा लॉजिक है व्हाइल का, वो तुम्हारा सिंटैक्स है। क्लियर? जैसे मानो तुम अपना नाम को 4 बार प्रिंट करना चाहते हो, ठीक, तो क्या करोगे,
एक काउंटर लगाओगे आई जो 1 से शुरू करोगे। अब while I लेस देन और इक्वल टू 4, तो यह प्रिंटेड मानो लिखा मृत्युंजय कुमार रंजन। अब यहाँ पर लिखा आई प्लस प्लस। अब यह देखो दो स्टेटमेंट है कोड ब्लॉक में, तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखना मस्ट है, एकदम जरूरी है। ठीक, अब देखो ये काम कैसे करेगा। ऊपर से आया यहाँ, ऊपर से जब आया तो आई कितना हो गया 1। अब यह देखो 1 है आई, 1 लेस देन और इक्वल टू 4, यस। अंदर आके एक बार प्रिंट कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा तो आई प्लस प्लस 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2 लेस देन और इक्वल टू 4, यस। फिर एक बार प्रिंट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा आई प्लस प्लस 3 होगा, फिर घुमा 3 लेस देन और इक्वल टू 4, यस। प्रिंट करेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ेगा आई प्लस प्लस 4 होगा, फिर घुमाएगा 4 लेस देन और इक्वल टू 4, यस। इक्वल टू के लिए यस हो जाएगा, प्रिंट किया एक बार, फिर आई प्लस प्लस 5 होगा, फिर घुमा 5 लेस देन और इक्वल टू 4, नो तो बाहर हो जाएगा। देखो 4 बार प्रिंट कर देगा। ठीक, क्लियर एकदम। अगर तुम ऐसा लिख दिया आई इक्वल टू 1, वाई आई लेस देन और इक्वल टू 4, अब ब्रैकेट नहीं लिखा, प्रिंटफ मृत्युंजय कुमार रंजन, अब आई प्लस प्लस ऐसा लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया। अगर ऐसा लिखते हैं तो कंडीशन की बाद पहला सेमीकोलन तक ऑटोमेटिकली कोड ब्लॉक बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सिंगल स्टेटमेंट कोड ब्लॉक बन जाएगा। तो होगा क्या, ये ऐसा हो जाएगा आई इक्वल टू 1, वाई आई लेस देन और इक्वल टू 4, अब ई प्रिंटेड न्यू लाइन में आया MKR, अब आई प्लस प्लस बाहर हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ये कैसे ना, ऊपर से आया तो आई 1 हो गया, 1 लेस देन और इक्वल टू 4, यस। अंदर आया, प्रिंट किया, अब घूम जाएगा, आई बढ़ा नहीं, आई बढ़ा नहीं, 1 ही रहा, 1 लेस देन और इक्वल टू 4, यस। प्रिंट करेगा, फिर आई बढ़ेगा ही नहीं, तो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा। पूरा देखोगे मृत्युंजय कुमार प्रिंट करते रहेगा। बाहर कैसे आओगे, कंट्रोल ब्रेक, कंट्रोल ब्रेक, क्या ये चीज हो जाएगा। और अगर तुम ऐसा लिखते हो, ऐसा जैसे आई इक्वल टू 1, वाई आई लेस देन और इक्वल टू 4, यही पर सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पर प्रिंटेड मृत्युंजय कुमार रंजन ये लिखा, अब यह आई प्लस प्लस लिखा। इसका मतलब क्या, कोड ब्लॉक यहीं पर खत्म हो गया। कंडीशन के बाद पहला सेमीकोलन यहीं पर मिल गया, मतलब कोड ब्लॉक यही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा आई इक्वल टू 1, वाई आई लेस देन और इक्वल टू 4, कोड ब्लॉक खाली, ए कोड ब्लॉक ए, और ये जो 2 लाइन लिखा ये नीचे आ जाएगा ऐसा, प्रिंटेड मृत्युंजय कुमार रंजन और आई प्लस प्लस। अब देखो अब होगा क्या, शुरू में आई का वैल्यू कितना होगा 1, ये आया 1 लेस देन और इक्वल टू 4, यस। हो जाएगा, आई बढ़ेगा नहीं, 1 लेस देन और इक्वल टू 4, यस। घूमते रहेगा, इनफाइनाइटली घूमते रहेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लगेगा हैंग कर गया सिस्टम। क्या बात समझ में आ रहा है? इस सब चीज में ख्याल रखना पड़ेगा प्रोग्राम बनाते वक्त, ठीक। मगर
व्हाइल को बेसिकली इस चीज के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। या देखो आई का वैल्यू हम 1 से शुरू कर रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, मतलब क्या एपी की फॉर्म में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हैंडल करने के लिए फॉर सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, व्हाइल नहीं। व्हाइल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्म है उसको हैंडल करने के लिए सबसे सुटेबल होता है। सबके लिए अलग अलग काम है, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, व्हाइल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। और डू व्हाइल जहाँ प्रोग्रेशन है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी हैंडल कर सकता है। इनफाइनाइट लूप के लिए जो इनफाइनाइटली चलेगा, पहले से कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ऐसा सिचुएशन के लिए हम लोग डू व्हाइल यूज करते हैं। एपी जीपी सबको हैंडल कर सकता है, मतलब डू व्हाइल का वर्किंग एरिया सबसे वाइड होता है, सबसे ज्यादा। ठीक, तुम लोग एक काम करो, इसको नोट करो। तुमको ऐसा कहा गया एक नंबर इनपुट करो, अब उस नंबर में जो जो डिजिट है सबका सम करो, सबका प्रोडक्ट करो और नंबर का रिवर्स करो, ऐसा कहा गया है। मतलब ये है, मानो कोई नंबर एक लिया हम 475, तो सम कौन होगा 4 + 7 + 5, प्रोडक्ट कौन होगा 4 × 7 × 5, अब रिवर्स कौन होगा 574। करना क्या है, चीज समझ में आ रहा है। नंबर एक लेना है, नंबर में जो जो डिजिट है उसको सम कर देना है, जो जो डिजिट है उसका प्रोडक्ट कर देना है और नंबर को उल्टा कर देना है। ऐसा प्रॉब्लम भी आ गया। इसका मतलब क्या, हर एक डिजिट को अलग कर लेना है। ठीक, कैसे, सम के लिए मानो एक लिया एस जो 0 रखा, प्रोडक्ट के लिए 1 रखा, अब रिवर्स के लिए 0 रखा। अब देखो तो ऐसा अगर लिखा n > 0, तो रिमाइंडर n मॉड्यूलो डिवीजन बाई 10, अब सम इक्वल टू सम प्लस r, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू r, अब रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस r, अब n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। ऐसा अगर लिखते हैं, लॉजिक हम बताएंगे आगे, खाली इसका स्ट्रक्चर देखो। एस लिया 0, पी मान लिया, अब रिवर्स के लिए 0 लिया, अब n में कौन है 475 लिया मानो ऐसा। अब 475 0 से बड़ा है, यस यस यस, तो अंदर आओ। 475 मॉड्यूलो डिवीजन बाई 10, तो देखो 475 10 से मॉड्यूलो डिवीजन करो, 4 10 40 60 70, 5 बचेगा क्या जी? हाँ, और इंटीजर डिवीजन कौन होगा 47। सीधा बात, 475 मॉड्यूलो डिवीजन बाई 10, 10 में एक 0 है, तो लास्ट वाला एक डिजिट जो है वही रिमाइंडर मिलेगा, कौन 5, इसीलिए 5 आया। ठीक, तो r में कौन आया बोलो 5। अब देखो s इक्वल टू s प्लस r, 5 ऐड हो गया, p इक्वल टू p इंटू r, 5 गुना हो गया, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस 5, तो 5 आ गया। अब कितना किया, हाँ 475 इंटीजर डिवीजन बाई 10, डिवीजन किसको देगा 47, 47 का n में डालो, n में आ गया 47, क्यों, क्योंकि 5 का काम हम कंप्लीट कर लिया। अब फिर घुमा 47 0 से बड़ा है, यस 47 मॉड्यूलो डिवीजन बाई 10। अब देखो तो 47 को अगर 10 से मॉड्यूलो डिवीजन करोगे तो कौन मिलेगा, ये मिलेगा, रिमाइंडर कौन मिलेगा 7, हाँ, तो रिमाइंडर में कौन आया 7। अब s इक्वल टू s प्लस r, जितना है 7 ऐड किया, जितना है 7 गुना किया, रिवर्स इंटू 10 प्लस 7 57, 50 प्लस 7 57। अब 47 इंटीजर डिवीजन बाई 10 कौन मिलेगा 4 मिलेगा, n में डालो, n में आया 4, 7 कंप्लीट, घुमा 4 0 से बड़ा है, यस 4 मॉड्यूलो डिवीजन बाई 10,
देखो तो 4 से 4 को अगर डिवाइड करोगे, छोटा है नहीं जाएगा, 0 0 4, तो रिमाइंडर मिलेगा 4 और कोशेंट मिलेगा 0, तो 4 आया 4। अब s इक्वल टू s प्लस 4, p इक्वल टू p इंटू 4, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस 4, 570 प्लस 4 574। अब 4 इंटीजर डिवीजन बाय 10 कौन मिलेगा, 0, n में आया 0 0, जैसे घूमेगा 0 ग्रेटर देन 0 नो, बाहर आएगा। बाहर आके अगर s को प्रिंट करोगे तो कौन प्रिंट होगा, बोलो 16, प्रोडक्ट 20 7 14 140, अब रिवर्स में a प्रिंट हो जाएगा। मगर ये लॉजिक अभी समझने की जरूरत नहीं है, जरूरत है इसका स्ट्रक्चर को समझने का। जैसे जैसे देखो, हाँ n का वैल्यू देखो तो सबसे पहले कौन है, 475, उसके बाद कौन आया 47, उसके बाद आया 4, उसके बाद आया 0, यहाँ पर देखो आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो आराम से लिख सकते हैं। डिवाइड करोगे 47 आएगा, डिवाइड करोगे 4 आएगा, डिवाइड करोगे 0 आएगा। अब इसको ऐसे लिखो 475 बाई 10, 475 बाई 10 स्क्वायर, 475 बाई 10 क्यूब। 475 को a मान लो तो a, और 10 को r मान लो, a बाय r स्क्वायर, a बाय r क्यूब, a बाय r स्क्वायर, a बाय r क्यूब। कौन है, जीपी का फॉर्म है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्म है क्या जी। इसीलिए इस टाइप का जो सेट है नंबर का फॉर्म है, उसको हैंडल करने के लिए वाइल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। मैंने इससे पहले हम लोग देखा, अपना नाम को 4 बार प्रिंट करो, काउंटर अरिथमेटिक फॉर्मूला था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला आराम से हैंडल हो जाता है, मतलब उसको भी वो कर सकता है। क्यों, क्योंकि एपी इज द सबसेट ऑफ जीपी। जो जीपी को हैंडल कर सकता है वो एपी को आराम से हैंडल कर सकता है। ठीक, अब जो हमारा आता है फॉर। फॉर को कैसे लिखा जाता है, फॉर को कैसे लिखा जाता है, ठीक। अब इसको हम निकाल लिया, तो फॉर का बेसिकली हम लोग जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं, एक नंबर फॉर्म फॉर, यह रहता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा में होता है कंडीशन, तीसरा में होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हाँ, अब यहाँ पर होता है कोड ब्लॉक, यहाँ पर कोड ब्लॉक होता है। सबसे पहले ऊपर से आएगा, ये काम करेगा 1 नंबर स्टेप, दूसरा में कंडीशन 2 नंबर स्टेप, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो कोड ब्लॉक 3 नंबर स्टेप, कोड ब्लॉक खत्म हुआ तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 4 नंबर स्टेप, ऐसे काम करेगा। अब शुरू ऐसे होगा और ऐसे शुरू होगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा बाहर, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो बाहर। यह भी कोड ब्लॉक में अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखना जरूरी नहीं है, ठीक। जैसे अपना नाम को 4 बार प्रिंट किया तो कैसे लिखोगे, और i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। अब यह लिखोगे प्रिंटफ सौरभ कुमार रंजन, यही लिखा।
अब सबसे पहले ऊपर से आएगा ए काम करेगा तो आई कितना हो जाएगा 1। उसके बाद कंडीशन 1 लेस देन और इक्वल टू 4 यस यस अंदर आके प्रिंट करेगा एक बार सौरभ कुमार रंजन। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस 2 हो गया। अब फिर यहाँ 2 लेस देन और इक्वल टू 4 यस दूसरा बार प्रिंट किया। फिर आई प्लस प्लस 3 हुआ। 3 लेस देन और इक्वल टू 4 यस तीसरा बार प्रिंट किया। फिर आई प्लस प्लस 4 हो गया। अब 4 लेस देन और इक्वल टू 4 यस चौथा बार प्रिंट किया। आई प्लस प्लस 5 हुआ। अब देखो 5 लेस देन और इक्वल टू 4 नो तो बाहर हो जाएगा। अब यह देखो सिंगल स्टेटमेंट है तो ओपनिंग क्लोजिंग लिखना जरूरी नहीं। क्लियर। अब सबसे रिमार्केबल बात यह देखो आई 1 से शुरू होगा 4 तक चलेगा एक एक करके बढ़ेगा। हाँ 1 से शुरू होगा 4 तक चलेगा एक एक करके बढ़ेगा। इसका मतलब क्या फर्स्ट टर्म 1 है लास्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। अरे यही तो एपी का फॉर्म यही एपी का फॉर्म है। कैसे फर्स्ट टर्म 1 है लास्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 1 यही तो एपी होता है। तो फॉर बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हैंडल करने के लिए यूज होता है। मगर एक चीज देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर इसमें तो 2 ही पार्ट है कंडीशन और कोड ब्लॉक। मगर यहाँ इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आ गया। इसका मतलब क्या है दोनों ऑप्शनल होता है। चाहोगे तो लिखोगे नहीं तो हटा दोगे। मतलब फॉर तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो फॉर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे दोनों पार्ट को हटा सकते हो। कैसे ऐसे फॉर इनिशियलाइजेशन हटा दिया सिर्फ कंडीशन को लिखा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हटा दिया कोड ब्लॉक लिखा कोड ब्लॉक को लिखा। मगर ये दोनों सेमीकोलन देना होगा सिंटैक्स ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब ऊपर से आएगा सबसे पहले कंडीशन ट्रू होगा तो कोड ब्लॉक की बात फिर कंडीशन ऐसे होगा। ऐसे कंडीशन फॉल्स बाहर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर ऐसे चलाएगा। क्या हाँ एकदम व्हाइल की तरह हो जाएगा। जैसे उसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो आई को 1 किया। अब फॉर आई लेस देन और इक्वल टू 4 प्रिंट सौरभ कुमार रंजन विद्या अब आई प्लस प्लस। मगर यह कोड ब्लॉक में 2 स्टेटमेंट आ गया। देखो जस्ट चला कि इनिशियलाइजेशन को ऊपर कर दिया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अंदर कर दिया है तो सब। और लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया। ये भी 4 बार प्रिंट करेंगे। मगर यह कोड ब्लॉक में 2 स्टेटमेंट है इसीलिए ओपनिंग क्लोजिंग लिखना जरूरी है। ठीक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को लिखना पड़ेगा। अब फिर आता है तुम्हारा डू व्हाइल ये लॉजिक से काम करेगा। एग्जिट कंट्रोल लूप होता है मतलब ऐसा फॉर्म में काम करेगा। ऐसा फॉर्म में काम करेगा। ठीक कैसे ना सबसे पहले हम लोग लिखते या डू उसके बाद यहाँ पर कोड ब्लॉक। अब क्लोज किया उसके बाद व्हाइल यहाँ पर होता है कंडीशन के बाद यहाँ पर एक सेमीकोलन होता है। ऊपर से आएगा सीधा कोड ब्लॉक के बाद कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो फिर कोड ब्लॉक और कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो सीधा नीचे मिलाओ। ऊपर से आएगा कोड ब्लॉक ऊपर से आया कोड ब्लॉक खत्म होगा तो कंडीशन कोड ब्लॉक खत्म होगा तो कंडीशन
कंडीशन ट्रू होगा तो फिर कोड ब्लॉक, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर कोड ब्लॉक, ऐसे ही घूमते रहेगा। ठीक, कंडीशन फॉल्स तो कंडीशन के नीचे। अब अगर कोई पूछा व्हाट इज डू व्हाइल तो क्या होना चाहिए? डू व्हाइल एक तरह का एग्जिट कंट्रोल लूप होता है जिसमें कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तब फिर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यही प्रोसेस चलते रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो कंडीशन के बाद जो भी स्टेटमेंट आता है उसमें कंट्रोल मूव करता है, जंप करता है। ठीक, अब इससे तुम वही 1 से 4 बार प्रिंट करो या सम प्रोडक्ट रिवर्स करो डिजिट का, वो सब भी कर सकते हो, मगर वो सब हम लोग नहीं करते हैं। डू व्हाइल का मेन पर्पस होता है इंटरैक्टिव लूप को फॉलो करना हर साइक्लिंग में। जैसे देखो बैंक में जो टेलर में बैठता है उनको पता है आज कितना लोग जमा करने वाला है पैसा, नहीं, वो खाली चेक कर, और है यस, फिर घूम गया, और है यस तो फिर घूम गया, और है यस तो फिर घूम गया। जब तक काउंटर में कस्टमर रहेगा तब तक घूमता रहेगा। ठीक, ऐसा ही सिचुएशन के लिए हम लोग डू व्हाइल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखा कोड ब्लॉक में जो भी प्रोग्राम लिखना है लिख लिया। अब यहाँ पर लिखा printf कंटिन्यू अगेन yes no yes no yes no। ठीक, अब यहाँ एक f फ्लैश लिख दो, f फ्लैश stdin। अब यहाँ पर while get char not equal to n। ऐसा देखो ऊपर से आएगा, पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद पूछेगा कंटिन्यू अगेन यस नो। अब मानो y को हम प्रेस किया, कीबोर्ड से y को प्रेस किया तो y को ये गेट क्या कैच करेगा, मगर ये स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल यूज नहीं किया तो कहाँ स्टोर करेगा? इसी रजिस्टर में, stdin स्टैंडर्ड इनपुट रजिस्टर। और इस रजिस्टर में अगर पहले से कोई वैल्यू है तो स्टोर नहीं करेगा वैल्यू y को, हाँ स्टोर नहीं करेगा तो यह आगे कंपेयर नहीं हो पाएगा, घूम जाएगा। इसीलिए फ्लश क्या करता है? साफ कर देता है। किसको? स्टैंडर्ड इनपुट रजिस्टर को साफ कर देगा तो खाली हो जाएगा, खाली होगा तो उसमें y जाके स्टोर हो जाएगा इंटरनल। अब y नॉट इक्वल टू n, यस यस तो फिर मिल जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर पूछेगा कंटिन्यू अगेन यस, फिर घूमेगा। ठीक, ऐसे करके 10 बार चलाया, फिर पूछा कंटिन्यू अगेन नो, n दिया n, तो n नॉट इक्वल टू n फॉल्स है, फॉल्स तो लिखा जाएगा। चलिए, जब तक मर्जी तब तक तुम चला सकते हो। ऐसा सिचुएशन में हम लोग डू व्हाइल को यूज करते हैं। चलिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डू व्हाइल के अंदर में डाला हुआ है, जैसे ऑन किया आ गया, स्टार्ट क्लिक किया, जो खोलना है खोला, क्लोज किया, फिर स्टार्ट में आ गया, फिर दूसरा खोला, घूम गया, फिर जब बाहर जाना होगा स्टार्ट में क्लिक किया, शट डाउन तो बाहर हो गया। मतलब डू व्हाइल के अंदर में डाला हुआ रहता है, डू व्हाइल के अंदर में वो डाला हुआ रहता है। ठीक, और इसमें एक चीज देखो, हर बार तुमसे पूछेगा कंटिन्यू अगेन, यस करोगे तब घूमेगा। मतलब हर साइक्लिंग में तुम इंटरैक्ट करोगे लूप के साथ, इसीलिए कहा जाता है डू व्हाइल इज द मोस्ट इंटरैक्टिव लूप, मोस्ट इंटरैक्टिव लूप। मतलब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहा, मोस्ट इंटरैक्टिव लूप, व्हाइल फॉर डू व्हाइल, डू व्हाइल। चलिए, क्लियर? प्रॉब्लम नहीं, मगर
ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे नाम को 4 बार प्रिंट करो तो I इक्वल टू 1 डू प्रिंटफ कौन है, रोशनलाल मीना। अब I प्लस प्लस while I less than or equal to 4, 4 बार प्रिंट कर देगा। मतलब क्या, जो हुआ में क्या, फॉर में क्या, उसको भी कर सकते हैं आराम से। मगर इस टाइप का काम के लिए नहीं, while उस टाइप का काम के लिए डू while यूज करते हैं। ठीक, मगर एक चीज देखो, एक बार अगर शुरू हो गया तो 4 बार नाम को प्रिंट करने के बाद ही बाहर आएगा, बीच में रुकेगा नहीं। फॉर में, व्हाइल में बीच में अगर रुकना होगा तो नहीं रुकता है, क्या? मगर कभी कभी रुकना जरूरी होता है। जैसे मानो ये मृत्युंजय खाना खाने के लिए बैठा, ठीक, अब रात को बैठा खाना खाने के लिए, 20 रोटी लेके बैठा। अब एक रोटी अगर एक बार में खा जाएगा तो भी 20 बार लूप चलेगा। मगर हम लोग नॉर्मली 4-5 टुकड़ा बनाते हैं तब खाते हैं, तो एक रोटी 5 टुकड़ा, तो 20 रोटी 5 × 20 100 टुकड़ा, 100 बार लूप चलेगा। अब मानो 40 बार लूप चलाया, 60 बार अभी भी बाकी। अब उसी टाइम भूकंप आ गया तो खाते रहेगा? खाते रहेगा नहीं, जबरदस्ती उसको टर्मिनेट करेगा और भागेगा, जान बचेगा तो आगे खूब खाएगा। इसका मतलब क्या, फोर्सफुली लूप को टर्मिनेट करने की जरूरत पड़ सकता है। क्लियर? फिर कभी कभी देखोगे हम लोग लूप शुरू से एंड तक चलाते हैं, मगर बीच बीच में कुछ चीज को स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे देखोगे शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, नहीं ना, पर्पस रहता है बेसिकली, और सबसे मिलना जुलना भी रहता है। अब वहाँ देखोगे हर टाइप का चीज़ रहता है, जैसे पहुँचोगे चाय कॉफ़ी ये सब रहता है। फिर बच्चे लोग के लिए चाट, गोलगप्पा, चाउमीन, उल्टा पलटा फालतू चीज़ भी रहता है ना जी। उसके बाद फिर वेज नॉन वेज दोनों अलग अलग स्टॉल रहता है। फिर आइसक्रीम, रसगुल्ला, जूस, ड्रिंक्स, पान ये सब भी रहता है। ठीक है, तो हम लोग जब जाते हैं तो जैसे पहुंचा चाय कॉफ़ी ले लिया कोई, अब जैसे देखते हैं गोलगप्पा या चाउमीन ये सब चल रहा है तो हम लोग लेते हैं ना, ऐसे बच्चा लोग का है, स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, फिर मानो वेज मिला, वेज को डेली खाते हैं, चलो हटाओ इसको। फिर नॉन वेज मिला, चिकन मटन ये सब, फटाफट लूप चल गया 2-4 बार, है जी। फिर रसगुल्ला मिला तो सॉलिड चीज़ है, वह तो लूप चलवे करेगा, वह भी लूप चल गया, है ना जी। फिर आइसक्रीम मिला, नहीं गला खराब हो जाएगा, आप स्किप कर लो। फिर लास्ट में एक पान लिया, खाते हुए चलाया, मतलब शुरू से एंड तक चलाया, मगर बहुत सारा चीज़ को स्किप कर जाते हैं। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। तो लूप को अगर फोर्सफुली टर्मिनेट करना है तो ब्रेक यूज होता है। ब्रेक लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करता है। ब्रेक सिर्फ 2 जगह में यूज होता है, एक स्विच के अंदर और एक लूप के अंदर। और बीच बीच में अगर स्किप करने की जरूरत है तब यूज होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू सिर्फ लूप में यूज होता है, बाकी कहीं भी नहीं। बिना लूप कंटिन्यू यूज नहीं हो सकता है। क्या? कैसे? कैसे? सबसे पहले तुम while को यूज करो। while यहाँ पर रहता है कंडीशन। अब यहाँ अंदर आया, अब मानो ब्रेक मिला, ब्रेक मिला तो क्या होगा? अब मानो कंटिन्यू मिला तो क्या होगा? अब यह स्टेटमेंट है, ब्रेक अगर मिला सीधा बाहर हो जाएगा, मानो डर। और कंटिन्यू अगर मिला तो सीधा कंडीशन में ये वाला पार्ट स्किप कर जाएगा,
ब्रेक मिला तो आगे का पूरा पार्ट इसके बाहर, कंटिन्यू मिला तो ऊपर चल जाएगा। ठीक, अब अगर फॉर यूज किया, फॉर या कौन था, इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर था कंडीशन, यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आ गया, मानो ब्रेक मिला, फिर यहाँ कंटिन्यू मिला, ऐसा ब्रेक अगर मिला सीधा यहाँ जाएगा, कंटिन्यू अगर मिला तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मगर हम लोग जानते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑप्शनल है, अगर नहीं रहा तो कंडीशन में चलाएगा। ठीक, फिर आता है तुम्हारा डू बाय, मानो ब्रेक मिला, कंटिन्यू मिला, वाई कंडीशन मिला, अगर ब्रेक मिला तो बाहर, कंटिन्यू अगर मिला तो कंडीशन में चलाएगा। तो याद रखना बहुत जरूरी है, आगे प्रोग्रामिंग में सब चीज़ मिलेगा। ठीक, इसको नोट कर लो।